ठीक ठाक हो? चलो शुरू करते हैं फिर अकाउंटेंसी के बारे में कुछ शब्दों को। ये हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। इसके बारे में बहुत सारे टर्म्स आएंगे, बिजनेस के बारे में बहुत सारे टर्म्स आएंगे। चलिए तो एक बार फिर शुरू करते हैं कि वो कौन कौन सा टर्म्स है जो हमारे अकाउंटेंसी में आएंगे, बार बार आएंगे और हमें उसका मतलब समझना है। जैसे ही हम अपने अकाउंटेंसी के टर्म्स को अच्छी तरह समझ जाएंगे, उसका इस्तेमाल करना, उसका प्रयोग करना अकाउंट्स में एकदम ईजी हो जाएगा। और हम जब इसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे ऐसे शब्दों का, इस तरह के टर्म्स का, तो जो अकाउंट से जो पिक्चर निकल के आना चाहिए बाहर, जो बिजनेस के बारे में जो पिक्चर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो परफेक्ट रिफ्लेक्शन आएगा। तो एक बार फिर शुरू करते हैं हम ऐसे वर्ड्स का जिसका मतलब क्या होगा आप समझिए। आज का वर्ड हमारा पहला है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन वर्ड है, ये ठीक डेप्रिसिएशन के उल्टा है। ये जो एप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन इज अ अपोजिट वर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे हम लोग जानते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जो भी एसेट हम यूज करते हैं बिजनेस में, जो फिक्स एसेट यूज करते हैं, तो यूज करने के चलते या टाइम लेस होने के चलते या टूट फूट के चलते उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें कमी आती है। डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू यूजेज, लैप्स ऑफ टाइम, ड्यू टू वियर एंड टीयर is known as depreciation, but it is the opposite word of depreciation and called appreciation. ये appreciation है, ठीक depreciation का उल्टा है। तो किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से अगर हमारे बिजनेस के जो फिक्स एसेट हैं उनका वैल्यू यदि बढ़ जाए, अगर वैल्यू इंक्रीज कर जाए, तो जितना इंक्रीज करेगा वैल्यू, that part of increment in the fixed asset due to any reason is called appreciation. जैसे मान लेते हैं कि हमारे कोई फिक्स एसेट है 500 रुपए का, और किसी वजह से आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ 500 के बजाय अब उसका वैल्यू हो गया 1000 हो गया, तो कह सकते हैं कि 500 का एसेट था और कुछ टाइम के बाद वो 500 से बढ़ करके 1000 हो गया। तो जितना वो बढ़ गया, वो बढ़ा हुआ जो वैल्यू है उसको हम लोग कहेंगे एप्रिसिएशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस साल हमने अपने बिल्डिंग लिया है बिजनेस के लिए 5 लाख का, और जैसे हमारा ईयर एंड हो रहा है, ईयर एंडिंग में हमने इसका वैल्यूएशन किया, तो जो हमने बिल्डिंग लिया था 5 लाख का, एक साल के अंत में हो गया 6.5 लाख का हो गया। तो 5 लाख के बिल्डिंग हमारे 6.5 लाख हो गया। तो यहाँ पर क्या है, इंक्रीजमेंट है हमारा वैल्यू ऑफ बिल्डिंग में। तो जितना इंक्रीज किया है हमारे एसेट में, वो इंक्रीमेंट कहलाएगा एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन इज द इंक्रीजमेंट इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू एनी रीजन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड इन द फाइनेंशियल पीरियड, कर सकते हैं आप इसको। तो इस पर अगर आप समझ गए कि ये एप्रिसिएशन क्या होता है। हम जानते हैं कि एसेट्स में एप्रिसिएशन भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। डेप्रिसिएशन होता है जब उसके वैल्यू में कमी आ जाती है, किसी वजह से कमी आ जाए तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और जब उस एसेट में वृद्धि हो जाए, वो बढ़ जाए उसका वैल्यू, तो जितना बढ़ता है उसको हम लोग कहते हैं एप्रिसिएशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा पॉइंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका दूसरा नाम है एडवांस एक्सपेंसेस। इसका तीसरा भी नाम दे सकते हैं अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। तो चाहे प्रीपेड एक्सपेंस कह लें, एडवांस एक्सपेंस कह लें या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस कह लें। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो अकाउंटिंग का वर्क करते हैं एक सर्टेन पीरियड होता है, और वह सर्टेन पीरियड हमारा 1 साल के लिए होता है। तो 1 साल हमारा वो अकाउंटिंग ईयर कहलाता है, या कह लो कि फाइनेंशियल ईयर हमारा है। उस अकाउंटिंग ईयर के लिए हम सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम, सारे आइटम को असर्टेनमेंट करते हैं, उसको फिक्स करते हैं। तो जो हमारे अकाउंटिंग ईयर है या जो हमारे फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर में जो एक्सपेंसेस हम पे करते हैं, जो उस फाइनेंशियल ईयर या करंट ईयर के लिए रिलेटिंग टू द करंट ईयर और रिलेटिंग टू द करंट फाइनेंशियल ईयर, जो हमारे एक्सपेंस है वो तो एक्सपेंस है, वो तो ठीक है। लेकिन यदि हमने एक्सपेंस के नाम पर पेमेंट कर दिया, वह पेमेंट जिसका रिलेशन नेक्स्ट ईयर से,
तो ऐसे एक्सपेंस जो अगले साल वाले हैं, नेक्स्ट ईयर वाले हैं, लेकिन उनका पेमेंट हम करंट ईयर में कर दे रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर वाले एक्सपेंस करंट ईयर में पे कर रहे हैं, यानी हमने समय से पहले पे कर दिया, इसलिए उसका नाम रखेंगे हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस। उसका नाम रख सकते हैं एडवांस एक्सपेंस, उसका नाम रख सकते हैं अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। एनी अमाउंट पेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंस or any amount paid as expense not relating to current year but it is relating to the next financial year is known as prepaid expense। सीधी भाषा में कह सकते हैं कि कोई भी एक्सपेंस जो अगले साल से रिलेटिंग हो, अगले साल से संबंधित हो और उसका पेमेंट करंट ईयर में कर देते हैं, उसका नाम हम लोग दे सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। कई नामों से पुकारते हैं, जैसे अगले महीना या अगले साल की सैलरी हमने अभी किसी को दे दिया तो कह सकते हैं प्रीपेड सैलरी। नेक्स्ट ईयर वाले इंश्योरेंस जो पीरियड हमारे करंट ईयर में आते हैं, तो करंट ईयर का पेमेंट के साथ साथ अगले साल वाला भी कोई पेमेंट कर दिया है सैलरी का या इंश्योरेंस का या वेजेस का, तो जितना पोर्शन अगले साल से संबंधित है, दैट पार्ट ऑफ एक्सपेंस रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस कहेंगे। इंश्योरेंस हम लोग अक्सर एक साल का पे करते हैं, बिजनेस में एक साल का पे करते हैं, पहले ही पे करते हैं, तो जितना पीरियड हमारे करंट ईयर वाला है वो तो रियल इंश्योरेंस का एक्सपेंस कहलाएगा, लेकिन जितना अगले साल का है, अगले साल में जितने महीने का संबंध रखता है इंश्योरेंस, उसको हम लोग कहेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। और जो प्रीपेड हमारा एक्सपेंस होता है, दोस्तों एक और बात बता दें कि जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट कहलाता है। हम सब जानते हैं कि एनीथिंग एक्सपेक्टेड टू रिसीव इन फ्यूचर, एनीथिंग एक्सपेक्टेड टू रिसीव इन फ्यूचर इज नोन एज एसेट, एनी फैसिलिटी टू बी अवेल्ड इन फ्यूचर इज नोन एज एसेट, एनी अमाउंट एक्सपेक्टेड टू रिसीव इन फ्यूचर इज नोन एज asset, any facility, any amount to be received in future। तो जब हम ये एडवांस दे चुके हैं पहले जो अगले साल से संबंधित था, लेकिन हमने करंट ईयर में ही चुका दिया इसको, तो अगले साल में यानी फ्यूचर में हमें इसकी सुविधा मिलेगी, या अगर सुविधा नहीं मिल पाई तो ये धन जो हमने चुका दिया है पहले हम वापस लेने के अधिकारी हैं। तो इस प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, ये कहलाएगा करंट एसेट, यानी एसेट में ये जाएगा, बैलेंस शीट में हम लोग इसको लिखेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस है, एडवांस सैलरी है, एडवांस के अलावा एडवांस वेजेस है। जब भी हम बोलेंगे एडवांस सैलरी या एडवांस वेजेस तो समझना है कि ये नेक्स्ट पीरियड से संबंध रखता है। नेक्स्ट पीरियड वो महीना हो सकता है या फिर वो साल हो सकता है। तो नॉर्मली साल की बात हम लोग करते हैं, किसी एक पीरियड को चुनते हैं जिसको हम लोग करंट ईयर कह सकते हैं या करंट फाइनेंशियल ईयर कह सकते हैं, और जो एक्सपेंस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से संबंधित हो और उसका पेमेंट इस करंट ईयर में कर दिया हो तो उसको हम लोग ये नाम दे सकते हैं। तो पीरियड का बड़ा इंपॉर्टेंस है इसमें, उसको काउंटिंग करना है। और नॉर्मली हमारे अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, 1/4 से, और ख़त्म होता है 31/3 को। तो ये हमारा करंट ईयर कहलाएगा क्योंकि इसी ईयर का हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। हमारे अकाउंटिंग ईयर बिगिंस फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल and ends on the last day of March. This is our accounting year for which we are making our account. We are making the recording books of accounts work करते हैं। तो जो एक्सपेंसेस हमारे इस करंट ईयर या इस अकाउंटिंग ईयर के हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पेमेंट है जो अगले अकाउंटिंग ईयर का था लेकिन उसका पेमेंट हमने इस चालू वर्ष में कर दिया, तो उसका नाम देंगे। उसका नाम हो जाएगा प्रीपेड। आप जोड़ लो, अगर सैलरी है तो प्रीपेड सैलरी, रेंट है तो प्रीपेड रेंट, इंश्योरेंस है तो प्रीपेड इंश्योरेंस। अगर और कोई एक्सपेंस है, रिपेयर और मेंटेनेंस वाला कोई आइटम था, किया नहीं, पहले पेमेंट कर दिया, तो कोई भी एक्सपेंस जिसका पेमेंट हमने करंट ईयर में कर दिया है लेकिन उसका संबंध नेक्स्ट ईयर से था,
उसमें आप नाम लगा सकते हैं प्रीपेड, यानी पहले पे कर दिया। और जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है ये सब के सब हमारे लिए बिजनेस के लिए एसेट कहलाते हैं, यानी करंट एसेट होंगे। करंट एसेट में क्यों कह रहा हूँ कि हमें बेचैनी है, हमें जल्दीबाजी है, या तो वो कैश में कन्वर्ट करा लें, वापस ले लें, या फिर उसकी सुविधा ले लें, जितना जल्दी हो सके उस एडवांस के बदले हम सर्विस ले लें या फिर कैश ले लें, ऐसा ले लें, बेचैनी सी है। तो इस प्रकार हम समझ गए इस शब्द को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसका दूसरा नाम भी हम लोग कह सकते हैं एक्सपेंस ड्यू। देखो ये एक्सपेंस लिखा है लेकिन ड्यू है। एक और नाम दे सकते हैं एक्सपेंस पेएबल, एक और नाम दे सकते हैं एक्सपेंस ओइंग। इतने नाम है, और ये जितने एक्सपेंस वर्ड लगाया गया है इसमें एक पर्टिकुलर एक्सपेंस का नाम डाला जा सकता है। जैसे रेंट एक्सपेंस है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, यहाँ लिख सकते हैं रेंट ड्यू, यहाँ लिख सकते हैं रेंट पेएबल, यहाँ लिख सकते हैं रेंट ओइंग। अगर सैलरी हमारा है उसको कहना चाहें तो सैलरी इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस, तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है। अगर सैलरी के बारे में ये वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सैलरी एक्सपेंस है, याद रखिए। तो यहाँ जहाँ वर्ड लिखा है एक्सपेंस यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो कैसे पढ़ेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी ड्यू या सैलरी पेएबल या सैलरी ओइंग। इस तरह से हम लोग एक्सपेंस को जोड़ देंगे, इसके आगे जोड़ो पीछे जोड़ो जो भी जोड़ो। इस शब्द को सुनने से ये पता लगता है कि या तो हम उस एक्सपेंस के बदले में सर्विस ले चुके हैं, ऑलरेडी वी हैव टेकन द फैसिलिटी और सर्विस अगेंस्ट दैट अमाउंट, ले चुके हैं, बट पेमेंट इज नॉट मेड ड्यूरिंग दिस करंट ईयर। जो हमारा चालू वर्ष है, जो करंट ईयर है, उस करंट ईयर में हमने पेमेंट तो नहीं दी, लेकिन वो एक्सपेंस क्या होगा, उसके बदले में हमने बेनिफिट ले लिया है या सर्विस ले लिया है, लेकिन पेमेंट हमने अभी स्टॉप किया है। वो पेमेंट जब स्टॉप किया है तो नेक्स्ट ईयर में देना है। इस करंट ईयर में सेवा ले लिया, इस करंट ईयर में फायदा ले लिया, करंट ईयर में सर्विस ले लिया, लेकिन पेमेंट नहीं दिया। वो पेमेंट रह गया आउटस्टैंडिंग, वो पेमेंट रह गया बकाया, वह पेमेंट रह गया ड्यू। तो जब कोई भी एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस रिगार्डिंग करंट ईयर बट नॉट एक्चुअली पेड इन द करंट ईयर, हेंस इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। करंट ईयर का कोई एक्सपेंस है लेकिन करंट ईयर में पेमेंट नहीं किया, बल्कि अगले साल में पे किया जाएगा, इसलिए इसका नाम बदल गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या एक्सपेंस ड्यू। तो किसी भी एक्सपेंस के साथ ये ड्यू वर्ड जोड़ सकते हैं, आउटस्टैंडिंग जोड़ सकते हैं, या पेएबल जोड़ सकते हैं, या ओइंग जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार हम समझ गए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा होता है। एक बात और, जब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो एक ही समय में उस एक्सपेंस को हमने पे नहीं किया, एक्सपेंस तो रहेगा, और चूंकि पे नहीं किया है इसलिए वो क्या बन जाएगा, वो लिएबिलिटी भी बन जाएगा। जिस एक्सपेंस को हमने चुकाया नहीं तो फ्यूचर में चुकाना है, और जो कुछ हमें फ्यूचर में चुकाना है वो क्या है, हमारे लिए लिएबिलिटी है। तो इस प्रकार ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या एक्सपेंस ड्यू है, ये हमारे लिए क्या है, लिएबिलिटी है, और इसको हम लोग बैलेंस शीट में लिएबिलिटी साइड में दिखलाते हैं। अब एक और देखना है कि जब लिएबिलिटी है तो कौन सा लिएबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लिएबिलिटी है या शॉर्ट टर्म लिएबिलिटी है। सोचो जरा, अगर किसी की सैलरी बाकी है, इस साल में हम नहीं दे पाए, तो क्या लगता अगले साल में लंबा लटकाएंगे इसको, मानेगा वो? किसी को हम करंट ईयर में रेंट नहीं दे पाए तो क्या अगले साल में वो मानेगा जल्दी? तो इस प्रकार जल्दी से जल्दी चुकाने वाली बात है, विद इन 1 ईयर चुकाने वाली बात है। तो ऐसे लिएबिलिटी जिनको जल्दी चुकाना है, विद इन 1 ईयर चुकाना है, जल्दीबाजी है चुकाना, प्रॉब्लम है, चुकाना ही पड़ेगा आपको, तो ऐसे लिएबिलिटी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म लिएबिलिटी या करंट लिएबिलिटी। तो जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या एक्सपेंस ड्यू है
जो नाम रखो, इन चारों नामों में से कोई नाम रखिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये करंट लिएबिलिटी है। और इस करंट ईयर में नहीं चुकाए हैं इसलिए लिएबिलिटी है, क्लियर सी बात है। फ्यूचर में चुकाना है, इसको जल्दीबाजी चुकाना है, इसलिए ये करंट लिएबिलिटी है। जैसे सैलरी ड्यू, रेंट ड्यू, आउटस्टैंडिंग वेजेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्सपेंस हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, एक्सपेंस किसको कहते हैं। तो जितने एक्सपेंस हमने समझाया है उसको आप समझ लेना। यदि उसको करंट ईयर में पेमेंट नहीं गया है तो आउटस्टैंडिंग मान लेना। हिंदी में हम लोग कहते हैं बकाया, ये बाकी है। एक्सपेंस तो है लेकिन नहीं चुकाया तो बाकी है। अब इसको अंग्रेजी में आप ऐसे कह सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, ये लिएबिलिटी है, बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। और कौन लिएबिलिटी है, ये करंट लिएबिलिटी है, क्योंकि इसको चुकाना जल्दीबाजी है। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब आते हैं इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बैंक ओवरड्राफ्ट को हिंदी में कहना चाहें तो बैंक अधिविकर्ष कह सकते हैं। ये बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या, शॉर्ट में ओडी हम लोग बोलते हैं। जब भी कोई बिजनेसमैन अपना करंट अकाउंट खोलता है, बैंक में करंट अकाउंट खोल लिया, तो बैंकर और इस कस्टमर के बीच में आपसी एक एग्रीमेंट है, आपसी एक समझौता है। तो जहां पर ये लोग एग्री हैं कि कितना हद तक, किस लिमिट तक आप अपने करंट अकाउंट से एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपके बीच और बैंक वाले के बीच में क्या समझौता होगा। यानी अपने डिपॉजिटेड अमाउंट से कितना एक्सेस निकाल सकते हो। ये लागू होता है सिर्फ करंट अकाउंट पर, ये लागू किस दूसरे अकाउंट पर नहीं होता, ये लागू होता है करंट अकाउंट पर। और करंट अकाउंट अक्सर बिजनेसमैन का खोला जाता है। ये तो कह सकते हैं कि ओवरड्राफ्ट है क्या चीज, द अमाउंट, द एक्सेस अमाउंट ओवरड्रॉन, द एक्सेस अमाउंट विड्रॉन बाय द कस्टमर, जो इसने जमा किया है उससे जितना एक्सेस निकाल लिया, उस एक्सेस अमाउंट को हम लोग कहेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। द अमाउंट विड्रॉन ओवर द डिपॉजिटेड अमाउंट, द एक्सेस अमाउंट विड्रॉन ओवर द डिपॉजिटेड अमाउंट बाय द कस्टमर। कस्टमर ने जितना रुपया बैंक में जमा किया था, उस जमा अमाउंट से जितना अधिक निकाल लेगा, तो जितना अधिक निकालेगा उसी का नाम क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। मान लिया जाए कि बैंक में हमारा 2 लाख रुपया जमा था, हम कस्टमर है, बैंक हमने जमा किया है 2 लाख रुपया, और हमें जरूरत पड़ी तो पार्टी को पे करने के लिए चेक काट दिया 2.5 लाख का। अब हमारा जमा है 2 लाख और चेक काट दिए हैं 2.5 लाख का, बड़ी कमाल की बात होगी भाई। तो कस्टमर को पेमेंट मिल जाएगा, हमारी पार्टी ले गई पेमेंट 2.5 लाख बैंक से, बैंक वाला दे दिया, क्योंकि हमारे बैंक के बीच एक समझौता है, एक लिमिट तक समझौता है कि कितना डिपॉजिटेड अमाउंट से कितना अधिक बैंक दे सकता है। तो यहाँ पर 50,000 अधिक दिया, हमारा जमा कितना था 2 लाख, चेक कितना काटा 2.5 लाख का, निकल गया 2.5 लाख। तो हमारे जमा अमाउंट से 50,000 अधिक निकल गया बैंक से, यानी बैंक ने दे दिया। तो जितना अधिक निकाला गया है जमा से, उस अधिक को हम लोग कहेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ओडी क्या है, ओडी इज एन अमाउंट विड्रॉन बाय द कस्टमर्स ओवर एंड एक्सेस द डिपॉजिटेड अमाउंट। क्लियर है यहाँ तक? जितनी जमा राशि होगी उससे जितना अधिक निकाल लोगे उसको ओडी कहा जाएगा। और ये जो ओडी बनेगा, इस केस में 50,000 ओडी हो गया हमारा। ये जो ओडी है, ये जो ओवरड्राफ्ट है, हमारे यानी कि बिजनेस के लिए एक प्रकार का लिएबिलिटी है, एक प्रकार का लोन है। यानी बैंक ने ओडी नाम से हमें एक लोन प्रोवाइड कर दिया, ओडी नाम से बता दिया कि भाई ये लोन है। अब ये लोन जो ओडी हमारा है, ओडी नाम से, ये भी जल्दी चुकाना है, शॉर्ट पीरियड के लिए है। जितना हम लोग को टाइम सेट किया होगा 2 हफ्ते के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, उस विद इन पीरियड चुकाना पड़ेगा, क्योंकि लोन हमारे ऊपर। और यदि हम उस पीरियड में नहीं चुकाते हैं तो अपने शर्तों अग्रीमेंट के अनुसार उस पर कुछ सर्टेन इंटरेस्ट भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि हमारे और बैंक के बीच में क्या समझौता हुआ, उस हिसाब से चूंकि लोन पर ही ब्याज लगता है, तो हमारे लिए एक तरह का लोन है ओडी। हम जल्दी चुकाना चाहते हैं ताकि ब्याज से बच जाए। तो हम कह सकते हैं
कि अपने करंट अकाउंट में जमा अमाउंट से जितना अधिक विड्रॉ कर लेते हैं, उस अधिक के राशि को जो एक्स्ट्रा हमने निकाला है, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं या शॉर्ट में ओडी कहते हैं। जमा अमाउंट हमारा कितना है, 5 लाख है, निकाल लिया 6 लाख, इसका मतलब 1 लाख हमारा ओडी का अमाउंट है, जो एक प्रकार का लोन है, ये लिएबिलिटी है, बैलेंस शीट में शो किया जाए, शॉर्ट टर्म लिएबिलिटी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है सिक्योर्ड लोन्स। ये भी एक प्रकार का लोन है लेकिन सिक्योर्ड लोन है, इसको हिंदी में कह सकते हैं सुरक्षित लोन या रक्षित लोन। हम व्यापारी हैं तो लोन लेते हैं बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं। तो जब भी हम इस प्रकार लोन लेने की बात करते हैं, लोन लेने जाते हैं, तो वो जो लेंडर हैं, जो लोन देने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमसे गारंटी मांगते हैं, हमारे एसेट्स के पेपर मांगते हैं, कहते हैं ज़मीन का पेपर लाइए, बिल्डिंग का पेपर लाइए, या गोदाम में जो माल रखे हैं उनका पेपर दीजिए। तो जब किसी न किसी संपत्ति के जो पेपर या दस्तावेज हम उनके पास रख देते हैं गारंटी के रूप में या सिक्योरिटी के रूप में, और तब वो लोन हमको देते हैं या पास करते हैं, तो इस प्रकार के लोन को हम लोग कहते हैं सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड इसलिए है कि अगर हम फेल कर गए, नहीं दे पाएंगे लोन, तो बैंक वाले हमारे संपत्ति को नीलाम करें या फिर बेचें, और बेच करके जो रुपया अमाउंट वसूल करेंगे उसमें से अपना लोन वो ले लेंगे, अगर सरप्लस बचता है तो हमको वापस कर देंगे। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लेंडर हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोन क्या है, सिक्योर्ड है। कि अगर हम फेल कर जाते हैं, लोन लेकर हम फेल कर गए, तो हमारे संपत्ति को बेच करके पैसा वसूल कर सकते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि क्या है, सिक्योर्ड लोन है। तो एनी लोन टेकन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ एनी प्रॉपर्टी, कोई भी लोन हमने लिया है लेकिन बंधक के रूप में संपत्ति रख दिया या संपत्ति के पेपर रख दिया, तो उस लोन को हम लोग कहेंगे सिक्योर्ड लोन। और आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा लोन है जो अनसिक्योर्ड लोन है, असुरक्षित है। इसका मतलब क्या है कि लोन हमने लोन लिया लेकिन बंधक के रूप में कुछ भी नहीं रखा, सब मुँह जबानी है, अपने हम लोग बात कर लिए, लोन ले लिया, लोन मिल गया हमको, लेकिन हमने बंधक के रूप में ना कोई पेपर रखा, ना कोई गाड़ी रखी, ना कोई ज्वेलरी रखी, ना घड़ी रखा, कुछ नहीं रखा हमने, ना कोई माल रखा, हम फ्री। तो ऐसे लोन को हम लोग नाम दे सकते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अगर हम फेल कर गए, नहीं दे पाएंगे, तो क्या होगा, वो गया, असुरक्षित है। अगर दे दिए तो ठीक है, अब फेल कर गए, दिवालिया हो गए, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे लोन, ऐसे कर्जा जिसके अगेंस्ट में कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है, कोई एसेट बंधक के रूप में नहीं रखा गया है, तो इस प्रकार के लोन को हम लोग नाम देंगे अनसिक्योर्ड लोन। और ये सारे वर्ड हमारे व्यापार में चलते हैं, और इसका इस्तेमाल हम लोग अपने अकाउंट्स में करेंगे, बैलेंस शीट में करेंगे, पीएल, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को, और फिर इसका इस्तेमाल बड़े सतर्क, बड़े सावधान हो करके करेंगे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसलिए बस आज यही समाप्त करते हैं, इस चीज़ को अच्छी तरह से देख लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।